वैल्यूज बदलती हैं तजी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज आईफोन की वैल्यू है, ब्लैकबेरी की वैल्यू नहीं है। भाई हमारी टीचर हमारे कान मरोड़ के अब्बा को 10 दफा बुला के हमें स्कूल में जलील करवा देती थी, कोई मसला ही नहीं था। आपकी वैल्यूज और आपके बच्चों की वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रिस्पेक्ट जो होती है वो टॉप डाउन नहीं होती है, रिस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअल होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको कुछ और तरह से ट्रीट करें और वो आपको दूसरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दें। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ, इंटरनेट ने पेरेंटिंग अजाब बना दी है, लेकिन अब इंटरनेट ने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि एल्गोरिदम अब्बा को उसके बिल्कुल अब्बा के वैल्यूज और मिजाज के हिसाब से कंटेंट फेंकता है, बच्चे को उसके हिसाब से फेंकता है, और दोनों पोल्स अपार्ट है। जब बच्चों को आपके साथ मजा नहीं आ रहा होता तो आपको भी बच्चों के साथ मजा नहीं आ रहा होता। जो भी मेरी उम्र का या कोई भी माँ बाप कुछ भी जमाने का, अगर वो ये कहता है कि नहीं वो अपने जमाने के कूल चीजें हम नहीं करते थे, तो वो लग़व बात कर रहा है। पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या मराहत हैं, वो उसके मुंह पे मुस्तकिल फेंकी जा रही हैं। कि भाई हर वक्त ही नासे बने हुए हो, गपशप लगाओ यार, कोई चाय शाय पिए, कोई जरा एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉमकास्ट। 私たちのコンテンツが気に入ったら、ぜひ購読してください。 क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही हमारे बच्चों को भी हमारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। जो हम बोलते हैं वो उन्हें समझ नहीं आता, और जो वो कर रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है। वो बातें सुन क्यों नहीं रहे हैं, वो एक सर्टेन तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। थोड़ा माँ बाप को ऐसा लग रहा है कि बच्चे उनके हाथ से निकल रहे हैं। ऐसा सच है? क्या हो रहा है? ये आपने देखा है, सुना है, क्या हो रहा है? बच्चे हर जमाने के हाथ से निकल जाते हैं। हम अपने माँ बाप के हाथ से निकले हुए थे, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकले हुए हैं। दैट्स हाउ द वर्ल्ड मूव्स फॉरवर्ड। दुनिया आगे ही ऐसे बढ़ती है। अगर हाथ से नहीं निकलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सो बेसिकली हाथ से निकलना अच्छी बात है, आप कह रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन ठीक है तो अच्छा है, आपके हाथ से निकल जाए। सही। इसका वजह है ना तज़ीन, वो बहुत पुराना आजकल एक ना फेसबुक पे पेज है, पाक ओल्ड ड्रामास करके। जी। उसमें को बहुत ही कोई 80s के ड्रामे का ना एक क्लिप देखा मैंने, एंड आई एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग होता है कि कितने ज़बरदस्त लाइफ लेसन्स थे 80s के और 70s के ड्रामास में ना। तो वो एक डिबेट हो रही होती है कि एक खातून एक साहब के साथ बात कर रही है बच्चों के ऊपर। तो वो खातून कहती है कि हर नस्ल अपनी वैल्यूज अपने साथ लाती है। ये जुमला तज़ीन मेरे दिमाग में अटक गया। फिर मैंने इस पे सोचना शुरू किया, क्योंकि आप कहते हैं नहीं वैल्यूज तो हमेशा वही रहती हैं। आपको ये होता है ना बेसिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज तो हमारी एक ही रहनी प्रिंसिपल्स अलग चाहिए। चीज़ है, वैल्यूज अलग चीज़ है। हाँ, कि अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, things like that। वैल्यूज बदलती हैं तज़ीन। वैल्यूज उस जमाने की करेंसी के हिसाब से होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज आईफोन की वैल्यू है, ब्लैकबेरी की वैल्यू नहीं है। जी। दैट इज व्हाट वैल्यू कम्स फ्रॉम। उस जमाने में किस चीज की कदर व कीमत है। हर नस्ल अपने साथ अपनी वैल्यूज लेके आती है, जिसको वो वैल्यू वो कुछ चीजें होती हैं जिसको वो प्रेशियस समझते हैं, उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने जब इस पे गौर किया, तो इस पे हमारी कॉन्वर्सेशन घर में भी जो रात को बात शुरू हुई, तो मैंने कहा ये है फादर ऑफ मदर ऑफ ऑल इवल्स। ये है फादर ऑफ ऑल इवल्स। Really kind of you। दिस इज वेयर इट बिगिंस, बिकॉज हम ये समझते हैं कि जो चीज मेरे लिए वैल्यूबल है वो आपके लिए भी वैल्यूबल है। सही है। और ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में तो सही हो जाता है, जिसमें हम सब दोस्त एक ज़माने के होते हैं, तो हमारी एक वैल्यू, उस ज़माने की टेक्नोलॉजी, मज़हब, सियासत, हर चीज़ के लिहाज से उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, बिल्कुल। और वो उस चीज़ को सही समझता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग 50s 60s में बड़े हुए वो गोरे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। जो उस ज़माने में पैदा हुए 50s में 60s में, हाँ, गोरे ने बड़े सगीर को इतनी तरक्की दी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर घोड़े का खड़ा किया हुआ है। गोरा नहीं होता तो क्या होता? आज का बच्चा कह रहा है वो तो कॉलोनाइजर था, उसने तो 300 बिलियन पाउंड्स या ट्रिलियन पाउंड्स की हमको लूट लिया, कोहिनूर ले गया, हमें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब जो 60s 70s में पैदा हुए, 50s 60s 70s में, उनकी नज़र में गोरा एक सेवियर था, एक अच्छा आदमी था, जिसने हमारे पास पता नहीं क्यों आके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलगाड़ियाँ चला दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। हमको जो नज़र आ रहा है गोरों का नज़र आ रहा है।
तो हमारी नज़र में गोरों की वैल्यू थी उस जमाने के लोगों के नज़रिए में। आज गोरे की कोई वैल्यू नहीं है। गोरा इज बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन, क्या है, कॉलोनाइजर्स से, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो एक गाली बन चुका है कॉलोनाइजेशन। उनके लिए कॉलोनाइजेशन गाली नहीं था। इसी तरह आपकी भी बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस, आप सऊदी अरेबिया में आपके बचपन गुजरा, वहाँ की वैल्यूज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी ऐसे ही जो आज 2025 में कराची पाकिस्तान की वैल्यूज़ है। मतलब मैं अपने घर की एक बात बोलता हूँ कि जो लोग ज़िया के दौर से पहले एक बड़ा अलग मुआशरा था पाकिस्तान का, और कराची का ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे। अब्बा बताते थे कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, और आप इश्तिहारात देखते हैं कि बहुत एक सेक्युलर टाइप का एक माहौल था। कराची ओपन सोसाइटी थी, मिलाद वगैरह बड़े कॉमन थे, कोई सऊदी मनी वहाबी कल्चर का इम्पोर्ट नहीं हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन फिर 80s में ज़िया के दौर में जिहाद के साथ साथ सऊदी कल्चर भी इम्पोर्ट हुआ, और उसने मिलाद और इस तरह की चीज़ों को एक बड़े तबके से हटा दिया। मतलब हमारे घर में हमने देखा कि एक चीज़ होती थी, फिर उसके बाद वो अचानक चेंज हो गई। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे और सबके पास है। ऐसे ही बहुत बड़ी एग्जांपल तो जो बहुत कॉमनली हमारे यहाँ हमारे बड़े आराम से कह और कर जाते थे, वो बॉडी शेमिंग का, जैसे अगर आप इशू ले लें कि किसी को भी आराम से काला कह देना, छोटा कह देना, ये घरों में है। लोगों के, मतलब हमारे कुछ रिश्तेदारों के नाम जो हैं वो होते ही इन्हीं नामों के ऊपर हैं कि वो उनके कल कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, उनके कद के ऊपर, जो आज तक भी उस तरह ही चले आ रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली की जाती थी। लोगों को कोई भी मजाक में, दोस्त भी बात में बोल देते थे, बड़े भी आराम से यूं ही बोल दिया करते थे। बुरा बच्चों को लगता था तब भी, लेकिन ये कि उस वक्त इस बात की समझ नहीं थी कह लें या क्या था, कि उसको वो एक नॉर्म था उस वक्त। लेकिन अब अगर आप किसी बच्चे के साथ ऐसा करेंगे तो उस बच्चे को तकलीफ भी होगी, जो कि उसके हक बनता है, और वो उसका इजहार भी करेगा कि उसे कैसा महसूस हुआ। उसके जो रेडार्स हैं, उसके जो सेंसिटिविटी मीटर्स हैं, अब वो चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। 20 साल 30 साल पहले भाई पिटाइयाँ होती थी जी। भाई। हमारी टीचर हमारे कान मरोड़ के अब्बा को 10 दफ़ा बुला के हमें स्कूल में जलील करवा देती थी, कोई मसला ही नहीं था। जी। और अब्बा भी आ गया हमें स्कूल में, मतलब द थिंग इज ये वो ओके था। मतलब और सच्ची बात है कि मैं कोई पीछे जाके मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, मैं उस वक्त बहुत लगता होगा, बुरा ही लगता था, अच्छा तो नहीं लगता था। लेकिन शायद आज की नज़र से देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा था। मतलब बुरा लगता होगा लेकिन गलत नहीं लगता था, अब समझ में आया कि गलत भी था। आप एक छोड़े ही स्कूल को, उस चीज़ को, नाम बुलाने को, आप फिल्मों के गाने देखें, जी। आप बॉलीवुड के, इवन पाकिस्तानी फिल्मों के गाने देखें, और जिसमें ख़वातीन को लेके एक ये बड़ा कॉमन था कि लड़की प्लेज हार्ड टू गेट, हीरोइन जो है पत्ता है, फुलझड़ी है, खंबे के जैसी खड़ी है, मतलब इस तरह के गाने आते थे। आमिर खान भाग रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसको फिजिकली असॉल्ट कर लेकिन रहा वो है, स्टिल वो इसका हीरो है। और वो उसका हीरो है। चलिए, ये दिस इज समथिंग जो कि अभी भी नहीं बदला, अभी भी जो है वो इसी तरह के नेगेटिव और कैरेक्टर्स और नेगेटिव लिरिक्स जो है वो चल रही हैं। एटलीस्ट दे हैव नॉट चेंज, बट द पीपल हैव चेंज, पीपल हैव स्टार्टेड टू पॉइंट दैट आउट एंड रियलाइज कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट डन। तज़ीन आप छोड़ें, वैल्यूज़ इंसान के ऊपर उसके हालात का और वाक़यात का कितना असर होता है। मुझे 1988 का एक वाक़या याद आ गया। हमारी कुछ फैमिली इंग्लैंड में मकीम है, वो हर साल 1-2 साल के बाद समर्स में आते थे, तो वहाँ से हमारा एक मेरे रिश्ते का भांजा लगता था, वो भी मेरी एज का ही था। अब वो लंदन से आता था, और वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं किस कदर कहता था ये क्या कर रहा है ये। वो मक्खियों से घबराता था। वो फ्लाइज देखे, ओह माय गॉड, फ्लाइज। वो बेचारा ना मक्खियों से टेरराइज हो जाता था कि यार मतलब बहुत ज्यादा बॉदर करती थी उसको। बाजार में जाए मुसीबत हो जाए, कहीं आगे जाए पीछे जाए। अच्छा, हम कराची वाले, हमें मक्खियों का कोई पता ही नहीं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे इस दुनिया में एक वक्त के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट सेंसिटिविटीज होती हैं, तो इसी तरह डिफरेंट जमानों की भी डिफरेंट सेंसिटिविटीज और डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। आपकी वैल्यूज आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बनी हुई होती हैं। बहुत बड़ा एक मसला जो मुझे लगता है कि जैसे मैं हूं, अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये नए जमाने की वैल्यूज को, इक़दार को अपनी
को मान लूं तो इसमें किसी तरह मुझे अपनी इकदार को रद्द करना पड़ेगा और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं गलत था। और हर कोई अपने आप को गलत नहीं कहना चाहता, और स्पेशली अपने से छोटों के सामने। इस पे मेरे ख्याल से आपने आगे बात करनी भी है कि जो हमारे टॉप डाउन रिलेशनशिप्स हैं, रिस्पेक्ट क्या होती है। लेकिन आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो इस बात को मैं स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस दूं कम है। वैल्यूज का मुख्तलिफ होने का मकसद किसी वैल्यू का सही और गलत होना नहीं होता। ये सेट इन स्टोन नहीं होती। ये अल्लाह की वदानियत, कुरान के एक होने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने जैसे फैक्ट्स और हकायक और अकीदे के मसाइल नहीं होते। कोई किसी जमाने में चाय पे ढाबे बहुत कूल थे, अभी कॉफी के कैफेज बहुत कूल है। इट्स ओके। चीजें बदलती हैं, कोई सिगरेट पीते थे, अब बच्चे वेप पी रहे हैं। नेगेटिव चीजों के अंदर ही बोल रहा हूँ। दोनों ही गलत है, लेकिन हाँ दोनों ही गलत है, लेकिन वैल्यू तो है। है। बाय द वे, इस पे भी हम बात करेंगे कि कोई भी काम करता क्यों है और माँ बाप क्यों नहीं बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे। इस पे मैं आऊंगा कि कोई भी काम जो इंसान करता है ना तज़ीन, वो कूल होने की वजह से करता है। आप भी यही करती थी, मैं भी यही करता था, आज के बच्चे भी यही करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। उसको आपको कूल नहीं लग रहा, अगेन फिर वो वैल्यूज का मसला आता है कि आपके लिए वो कूल नहीं है, उसके लिए वो कूल है। वो जिस सर्कल में मूव कर रहा है, कर रही है, और जिन लोगों की फीडबैक को वो वैल्यू कर रहा है, कर रही है, उनके लिए वो कूल है। और ये अब इंटरनेट और पॉप कल्चर में ये इतना खतरनाक मसला हो गया है कि इसने LGBTQ और मैनोस्फेयर और रेड पिल जैसी चीजों को भी, फ्रिंज चीजों को भी मेन स्ट्रीम कर दिया। क्योंकि ऑनलाइन तो पूरी दुनिया मेरा सामने है, मैं कहीं ना कहीं तो मुझे मेरे फीडबैक वाले मिल ही जाएंगे। तो मैं पिक्चर पोस्ट कर दूंगा, मुझे क्या जरूरत है पाकिस्तान में फॉलोअर्स होने की, मुझे क्या जरूरत है मेरे मोहल्ले में फॉलोअर्स होने की। हमारे और आपके जमाने में क्या था, हमारी सारी दोस्तियां मोहल्ले की होती थी, और वो मोहल्ला बड़ा टाइटली निटेड होता था। हमारे प्रॉब्लम्स एक होते थे, और कराची में बड़ी होमोजेनिटी थी, एक ही तरह की जबान, एक ही तरह के मसाइल, तो हम बड़े सिमिलर उसमें रहते थे। तो अगर कोई फ्रिंज होता था तो उसको कहीं से कूल नहीं, उसकी वो चीज़ कूल नहीं होती थी। अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, मैं अपने कमरे में बैठूंगा, आई विल डू समथिंग कूल, और उसके मद्दा मुझे मिल जाएंगे कैलिफोर्निया में, उसके मद्दा मुझे मिल जाएंगे लंदन में। मद्दा बल्कि गमगुसार भी मिल जाते हैं कि आप जो है कहते हैं कि मैं बजाय इसके कि अपने दोस्त से कोई चीज़ डिस्कस करूं और वो मुझे जज करेगा और वो मुझे सही गलत कुछ ही बताएगा, मैं एक रैंडम किसी भी फोरम पे जाकर वहाँ पर वो बात कर देता हूँ और वहाँ पर मुझे जो सजेशंस मिलते हैं मैं उनसे अपना लेसन ले लेता हूँ। यही वो सबसे बड़ा मसला है कि माँ बाप पिक नहीं कर रहे इस चीज़ को। हमारा बचपन इंटरनेट के बगैर था। जी। अभी जितने लोग हैं बच्चे इसमें, हम लोग का बचपन की बात कर रहा हूँ, 3 ईयर्स की बात। 3 ईयर्स में शायद लोगों ने इंटरनेट देख लिया होगा। टेक्नोलॉजी वो चीज़ होती है जो आप होश संभालने के बाद एक्सपीरियंस करते हैं। फ्रिज मेरे लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। जब मैं पैदा हुआ मेरे घर में फ्रिज था। गाड़ी मेरे लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। लाइट मेरे लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। VCR मेरे लिए टेक्नोलॉजी, TV मेरे लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। बल्ब मेरे लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरे लिए टेक्नोलॉजी है इंटरनेट, AI। मेरे लिए टेक्नोलॉजी था वॉकमैन। इट वाज कूल टू हैव अ वॉकमैन। मैं वॉकमैन लेके चलता था। फिर आईपॉड को मैंने देखा, फिर अब आईफोन इज कूल फॉर मी। डू अंडरस्टैंड? तो ये बच्चे उन चीजों को, जो हमारे लिए बहुत सारी चीजें वैल्यूबल थी, इंटरनेट इनके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। They are born into internet. यस। अब इनमें से बहुत सारे जेंजी के लिए सोशल मीडिया फिर भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये इन्होंने अपने सामने रेडिट और एक्स और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम इनको आते हुए देखा है। कुछ नहीं देखा उनके लिए वो टेक्नोलॉजी। तो उनका रिलेशनशिप बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है उस चीज़ के साथ। वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस और हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम जब बात कर रहे हैं तो मुस्तकिल हम जेन जी की बात कर रहे हैं, की बात करें जी। लेकिन अब जो इस स्टेज में आ गए हैं वो जेन अल्फा हैं, जो कि अब 12 13 14 साल के जो बच्चे हो गए हैं वो हैं, और उनकी बात करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं कि उनके लिए तो ये इनमें से कोई सी भी चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सब कुछ दे आर बॉर्न इनटू इट, ये इसके अंदर पैदा हुए हैं और इसको अपना पैदाइशी हक समझते हैं। यस, क्या ये है $1 मिलियन स्टेटमेंट? ये तो मेरा पैदाइशी हक है, ये तो ऐसे ही होता है। हम कह रहे हैं ये तो ऐसे नहीं होता भाई, हमारे साथ तो ऐसे नहीं होता। कह रहे हैं आपको क्या पता? नहीं, वो कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। फिर अब वो जापानीज, आप कह रहे हैं भाई ये नहीं है। कह रहे हैं नहीं, मैं क्या बोल रहे हैं आप, हेलो, आवाज नहीं आ रही। फिर वो कहता है
जोन आउट कर जाता है। ये आपका एक बात में क्लैश आया, 2 बात में आया, 3 बात में आया। अब इसमें 3 तरह के बच्चे आएंगे सामने। एक वो जो खुलेआम बगावत करेंगे, ऐसी की तैसी पैर पटकेंगे, वली की तरह घर से भाग जाएंगे। दूसरे वो होंगे जो कहेंगे हाँ हाँ अब्बू आप ठीक कह रहे हैं, और कमरे में जाके वही करेगा जो उसको करना है। और तीसरा वो होगा जो अपने आप को ही घोट लेगा, बंद कर लेगा अपने आप को। बेसिकली वो कह रहा है यार मैं पावरलेस हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप जो। और ये तीनों फॉर्म्स ना उस बच्चे के लिए ठीक है ना आपके लिए एज अ पेरेंट ठीक है। आपने बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि 3 तरह के बच्चे जो हैं उनकी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो सामने आ रही होती हैं कि वो रेबल करते हैं या वो कन्फर्म कर जाते हैं या फिर वो बिल्कुल अपने शेल में चले जाते हैं और फिर वो हर चीज़ को जब इंटरनलाइज़ कर लेते हैं। अब ये होता क्यों है? और माँ-बाप ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक एज ओल्ड नोशन है कि एक हायरार्की है माँ-बाप की, एक रिस्पेक्ट की का एलिमेंट आता है कि अगर कोई माँ-बाप की वैल्यू है और बच्चों की वैल्यू है, तो माँ-बाप की वैल्यू जो है वो ऊपर रखी जाएगी, उनकी बात को ऊपर रखा जाएगा और बच्चों की बात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया जाएगा। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रिस्पेक्ट जो होती है वो टॉप डाउन नहीं होती है, रिस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअल होती है। आपको बच्चे को एक बच्चे की तरह उसकी भी एक रिस्पेक्ट करनी होती है और वो वही रेसिप्रोकेट करता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको कुछ और तरह से ट्रीट करें और वो आपको दूसरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दें। वो वही करता है जो आप उसको सिखा रहे होते हैं, जो आप उसको करके दिखा। खास तौर पे इतनी यंग एज में बड़ा होके वो किताबें पढ़ता है, कुरान पढ़ता है कुछ, और फिर वो कहता है कुछ भी हो यार मुझे यही करना है। लेकिन जब वो 13 14 12 साल का है तो उसमें इतनी मैच्योरिटी, इतना तदब्बर नहीं है कि वो आप बोले नहीं मुझे हर हाल में वालिदैन की। और ये बात ना समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देखिए पहले ना काफ़ी पेरेंटिंग जो है अगर कहते हैं कि आजकल मुश्किल हो गई तो वाक़तन मुश्किल हो गई है, इट्स नॉट ईज़ी। क्योंकि पहले आपके पास एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता था, उसमें आप कंट्रोल्ड तरीके से जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करते थे वक्त पर, इतने पे जो है आपको ये करने को मिलेगा, इस एज में आपको ये करने को मिलेगा, इस एज में आपको फ़लाँ चीज़ दी जाएगी या फ़लाँ एक्सपोजर दिया जाएगा। इट वाज़ अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और वो वर्क करता था उस तरह से। ये वैल्यूज़ भी चल जाती थी जो अम्मा-अब्बा का कहा सही है और बच्चों का बेसिकली कोई कहा होता ही नहीं था क्योंकि उनका कोई एक्सपोज़र ऐसा होता नहीं था। थोड़ा बहुत स्कूल चले गए तो वहाँ का एक्सपोज़र हो गया या मोहल्ले के दोस्त होते थे, मोहल्ले के दोस्त जैसे आपने कहा कि उनकी भी वही सिमिलर उनकी वही सोसाइटी के वही सारे नॉर्म्स होते थे। तो भी कोई बहुत ज़्यादा अलग बात वो नहीं कहते थे। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि एक तो हर दूसरे दिन एक नया ट्रेंड, एक नया फ़ैशन, एक नई बात, एक नया डिस्कशन जो है वो ज़माने में हो रहा है और आपका बच्चा उसको विटनेस कर रहा है। वो इतना सडन चेंज, इतना वो खुद इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा है उसे क्या चीज़ रिटेन करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या उसके लिए है, नहीं है। वो एक कन्फ्यूज़ दुनिया में है इस वक़्त और आप उस कन्फ्यूज़ दुनिया को बजाय उस गुत्थी को सुलझाने के आप कहते हैं कि इसको जज करते हैं और कहते हैं कि बस कुछ नहीं है, इसको पकड़ो उठाकर। ये सब ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं हो सकता ना। अब आपको तो उसकी मदद करनी है ना। आप उसकी मदद कब करेंगे जब आपको खुद पता होगा कि ये हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो यहीं पे मेरी वो बात आती है कि जो बात होता है ना कि हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को समझें, हम इन डिबेट्स को समझें, ये जो डिस्कोर्सेज हो रहे हैं इनके ऊपर बात करें, हम भी पढ़ें, अब नहीं चलेगा इस तरह से। क्योंकि पहले तो ये था कि ठीक है भाई हमें नहीं आता, हमें नहीं पता भाई, हमें ये पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। अब इस तरह से नहीं चल सकता क्योंकि अगर आप चाहें तो आप अभी भी बहुत अच्छी कन्वीनियंटली ये बोल सकते हैं। फिर होगा क्या कि वही जो 3 बातें कि या तो वो लड़ेगा या तो वो खामोश हो जाएगा या तो वो आपकी पीठ पीछे जो है वो आपको धोखा देगा। माँ बाप का एक इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो इस चीज का इदराक ही नहीं होता उन्हें कि इस बच्चे की वैल्यूज मुझसे अलग जेन्युइनली हो सकती हैं। तो वो समझते हैं कि जो मेरी वैल्यूज है उसका एक्सटेंशन इसके अंदर भी आ जाए। तो जब बच्चा कोई और चीज को वैल्यू करता है या आपकी वैल्यूज को एंजॉय नहीं कर रहा, अब आपको फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट पसंद है, आप कहते हैं यार क्रिकेट देखनी चाहिए, बच्चा फुटबॉल देखता है, वो नहीं देखता क्रिकेट। वैसे भी क्रिकेट में देखने में क्या बचा है, लेकिन वो नहीं देखता। अरे यार साला ये आजकल फुटबॉल और लोग देखते हैं ना, सब आजकल बर्गर बच्चे फुटबॉल देख रहे होते हैं, तो इसको भी देखा देखी फुटबॉल देखता है, इसको क्या इंटरेस्ट है फुटबॉल में। दैट इज द फंडामेंटल मिस्टेक, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर चॉइस। आपने क्रिकेट
भी किसी और को देखकर देखना शुरू की थी। कोई आपके घर में देखता था, आपका सर्कल के लोग उस वक़्त क्रिकेट देख रहे थे, तो आपने आप भी क्रिकेट देखें। देखी। अब आज पिछले 2-3 सालों से कराची में एक ट्रेंड आया था जी, पैडल। हम्म, हर कोई पैडल खेल रहा है। मतलब धड़ाधड़ कराची में हर जगह पैडल कोर्ट्स खुल रहे हैं। आप पेरेंट्स से पूछें, 60-70% वालिदैन को, जो कि मेरी उम्र के हैं, उनको पैडल कोर्ट का मैं कभी कदम नहीं रखा हूँ। मैंने भी नहीं रखा, बाय द वे, नहीं रखा। इट इज़ द हॉटेस्ट कूलेस्ट न्यू थिंग। अब हम बोले पैडल क्या है यार, ये बकवास, ये क्या है, ना ये टेनिस है, ना ये स्क्वाश है, ना ये क्रिकेट है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। तो क्रिकेट क्या था भाई? इसको हक और बातिल की जंग नहीं बनाना चाहिए ना। मैं बार बार ये तो बताना चाह रहा हूँ। क्रिकेट तो हमारे अंग्रेज अंग्रेजों आकाओं का ने था। अंग्रेज आकाओं ने हमें दिया था, तो उसकी तो हमें पूजा करनी चाहिए वैसे भी। हाँ, ये भी था बाय द वे, ये मैंने सोचा नहीं था कभी। यस, 11 मुल्कों में तो टोटल क्रिकेट होती है, फुटबॉल तो बहुत मुल्कों में होता है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि आप उसकी उस नए पैशन को या वैल्यू को बोलते हैं कि ये तो दूसरों को देख के कर रहा है। तो मैं बताने चाह रहा हूँ पार्टनर, आपने भी किसी को देख के ही किया था। ये इंसान का तरीका है, वारदात ही है। अब आप जिन लोगों के साथ हैं वो नहीं देख रहे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। ये है वो बेसिक प्रॉब्लम, एक्सपोजर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। पहले वो एक्सपोजर, मैं बार बार इस चीज पे आ रहा हूँ, पहले वो एक्सपोजर ओवरलैप कर रहा होता था थोड़ा सा, क्योंकि वो मोहल्ला होता था, दोस्तों का सर्कल अलग हो गया तो कितना ही अलग हो जाएगा। लेकिन अब इंटरनेट ने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि एल्गोरिदम अब्बा को उसके बिल्कुल अब्बा के वैल्यूज और मिजाज के हिसाब से कंटेंट दिखता है, बच्चे को उसके हिसाब बच्चे से को उसके हिसाब से दिखता है, और दोनों पोल्स अपार्ट है। ऐसे ही। और दोनों समझ रहे हैं मेरी दुनिया ठीक है, और इसीलिए पोलराइजेशन भी ज्यादा आ रही है, क्योंकि दोनों मुतशद्दिद होते जा रहे हैं कि यार मैं तो ये तो है, मेरे तो यही चीजें ठीक है। बच्चा कह रहा है क्या बोल रहे हैं आप, मेरी तो दुनिया में ये हो रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंटरनेट हैज मेड, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ, इंटरनेट ने पेरेंटिंग अजाब बना दी है। अभी आपने एक टर्म यूज़ किया बर्गर बच्चों का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उमर शरीफ साहब, जिन्होंने बड़ी अच्छी टर्म ये मुतारिफ कराई थी कि बर्गर कौन होते हैं और फिर बन कबाब कौन होते हैं। लेकिन मसला अब ये है कि अब बर्गर और बन कबाब का डिफरेंस ख़त्म हो गया, क्योंकि वही टर्मिनोलॉजीज़, वही डिस्कोर्सेस जो वो देख रहा है वही ये भी देख रहा है। ठीक है, थोड़ा जो अगर हम कहेंगे कि फाइनेंशियल क्लासेस का डिफरेंस होता है, वो है 100% है। मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि नहीं वो भी एक जैसा हो गया, लेकिन जो चीज़ वो देख रहा है वो हो सकता है वो उसको हासिल नहीं कर सकता है वो, लेकिन वो देख रहा है, उसे पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये कहकर अपने हाथ नहीं झाड़ सकते भाई ये अमीरों के बच्चों के चोचले होंगे, एक्सपोजर आपके बच्चे को उतना ही हो रहा है, उतना ही हो रहा है। तो आपको अब थोड़ा सा अपने आप को, आपकी गेम। यस, अब योर गेम करनी पड़ेगी, वरना आप नहीं समझ पाएंगे कि क्योंकि देखें, पहले ये था कि आप कभी किसी अमीर रिश्तेदार के घर जाएं तो आप देख कर आते थे कि कुछ चीज़ें उनके घर में ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, या कभी डिफेंस के चक्कर लगाए तो ये वहाँ पर तो ये देखा, या फला फला मार्केट चले गए कभी। मोहल्ले में के घर में डिश था, हमारे घर में डिश नहीं लगा एंड तक, केबल ही आया फिर, तो हम डिश वाले उसको, और यार 8 चैनल आते हैं कि यार शाह के घर में डिश लगी हुई है, 8 चैनल आते हैं, जी वाली डिश लगी हुई है। अब जी वाली पता नहीं उसकी डायरेक्शन होती है ना, पता नहीं, मुझे अब याद भी नहीं है। फिर शाहीन पीटीवी आ गया। हमारे लिए टेक्नोलॉजी था भाई, हमारे लिए अय्याशी थी कि 8 चैनल आते हैं किसी के घर में। एनटीएम हमारे लिए अय्याशी थी। और ये था कि भाई वो अब उसका एक्सपोजर हमसे बहुत लिमिटेड होता था, मतलब साल 2 साल में कभी उसका तस्करा होगा। इट वाज नॉट समथिंग कि जो हमारे मुंह पे हर वक्त फेंका जा रहा था और हमें जो है एहसास होता रहता हो कि यार हमारे पास डिश नहीं है, या हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, या हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता था। पूरी दुनिया में यही था। अब पूरी दुनिया में यही था, लेकिन अब ये है कि क्योंकि वो बच्चा चाहे किसी भी इलाके में रहता हो, उसको पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या मराहत हैं, वो उसके मुंह पे मुस्तकिल फेंकी जा रही हैं। हर रील टू रील, हर कंटेंट में, हर चीज़ के अंदर जो है वही उसको दिखाया जा रहा है। उसके ऊपर भरमार है, उसके ऊपर बारिश में वो भीग चुका है वो, और आप अभी उसी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं कि नहीं ये हमारा मसला नहीं है, ये तो पैसे वालों का मसला है या फलां लोगों का मसला है। ऐसा नहीं है, उसका एक्सपोजर है, और इसी वजह से उसका जो ट्रबल है, उसकी जो तकलीफ है वो भी ज़्यादा है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस। मसला क्या है, दिमाग का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है
दिमाग अगर ख्वाब में भी कोई तकलीफ देखता है ना जो एक्चुअली आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो वो जिस्म को वैसी ही तकलीफ के हार्मोन सेक्रेट करता है जैसे आपको रियल लाइफ में होगा। मतलब अगर मुझे किसी ने यहाँ पे हाथ पे ये मारा और मैंने ख्वाब में ये देखा कि मुझे किसी ने मारा है, तो मुझे तकलीफ इंटरनली वैसी ही होगी, दिमाग बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है। दिमाग एक्चुअल एक चीज को और इमेजिन्ड चीज के दरमियान फर्क नहीं करता। ये बहुत पावरफुल चीज है। अब अगर आपका बच्चा एक्चुअली वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है तब तो कर रहा है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहा, जो आपने कहा कि वो थ्रू इंटरनेट उसको एक्सेस कर रहा है, तजीन ये अबंडेंस का मसला छोटा मसला है। तजीन कितनी दफ़ा ऐसा होता है, मैं आपके साथ घर में कभी बैठता हूँ और मैं नेटफ्लिक्स लगाता हूँ और मैं 10 मिनट यूं यूं करके एंड आई एम 45 ले मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्या देखना है, बंद कर देता हूँ। अभी हम थंबनेल्स जो बनाते हैं तो उसमें से कोई 2 टाइटल ऐसे आ जाए या 2 हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और वो जब बनकर आता है तो लिटरली उसको डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये ए लगाएं या बी लगाएं। कभी-कभी तो ए बी टेस्टिंग पे लगा देते हैं। तजीन आपको यार मैं आपको बड़ा मज़े का वाक़या पता नहीं मैंने आपको ये बताया नहीं बताया। हम लोग मेरे अजीम नॉर्थ नाज़ाबाद का किस्सा है। हम लोग एन ब्लॉक में रहते थे। अब अब्बा संडे वाले दिन, अब्बा मेरे रोज़ वॉक पे जाते थे, संडे वाले दिन अब्बा मुझे कहते थे तू वॉक पे चल मेरे साथ। अब मैं 7 8 9 साल का होऊंगा, ऐसे ही कुछ होगा। तजीन अब्बा मुझे वॉक पे लेके जाते थे, पूरे ना एन ब्लॉक की तैमूरिया लाइब्रेरी से घुमा के लाते थे। और फिर मैं वो क्यों जाता था वॉक पे तजीन, क्योंकि अब्बा वहाँ पे एल ब्लॉक में टुवर्ड्स नहीं एम ब्लॉक की एल ब्लॉक वाली साइड में, अब जो लोग नॉर्थ को जानते हैं उनको पता होगा, वहाँ पे एक दुकान थी, उसका नाम था बैम्बी 12। बैम्बी 12 हमारे इलाके की वाहिद बर्गर शॉप थी जहां बर्गर मिलता था और उसके साथ वो एप्पल साइडर के अंदर बर्फ डाल के एक लिम्का टाइप की ड्रिंक देता था। तजीन मैं आज तक सेवर करता हूं उस बर्गर को और उस बर्फ एप्पल साइडर को। तजीन कोई और इस तरह की दुकानें नहीं थी। मतलब आपके अपने लोकल इलाके में खाने के ऑप्शंस नहीं होते थे यार। आप फूड पैंडा पे डिसाइड नहीं कर और अभी आप फूड पैंडा पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को यार सोचे ना, आपने वो स्कैसिटी देखी है। एक बर्गर वाला, एक आइसक्रीम वाला ईद के दिन पैसे जमा करके जाके कोई चीज खरीद रहे हैं ईदी के पैसों से। और मेरा और शमून का हमारा बड़ा मशहूर खानदानी वाकया है ना कि एक मिनी पेप्सी आती थी 2.5 रुपए की, उसमें हम दोनों स्ट्रॉ डाल के पी रहे होते थे। ये गुर्बत के किस्से नहीं है, ये एक्चुअली क्या हम लोग को गरीब नहीं थे यार, हम लोग को गरीब नहीं थे। ये एक्चुअली ऐसे होती चीजें स्केर्स limited थी, हाँ। लिमिटेड थी, स्केर्स थी। पल्स ग्लोबल आई थी, अयाशी थी। पल्स ग्लोबल से यार फिल्म आती है 100-150 रुपए की, उसमें इंग्लिश यार मास्टर प्रिंट होता है उसमें। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, आप प्लीज इस बात को समझिए। अगर आप आज एक 40s के या 50s के पेरेंट हैं, अल्लाह के बंदे दुनिया 180 डिग्रीज पूरी यूं बदल गई है। आप इस बात को कम से कम अपने दिल में ये अप्रिशिएट करें और समझें कि यार ये बिल्कुल ये चीज दीगरस्त, ये बच्चे हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया में पैदा हुए हैं। ओवर स्टिमुलेशन और ओवर एक्सपोजर की एक एग्जांपल जो ख़वातीन भी शायद इसे रिलेट करेंगी कि खाड़ी के जो स्टोर्स हैं, दे हैव मेड इट सो मैसिव एंड उसकी लाइट इतनी ब्राइट होती है और उसके अंदर इतने ऑप्शंस होते हैं और आपको एटलीस्ट मुझे तो एक भी चीज़ समझ नहीं आती। आई गो इनसाइड, आई टेक अ सर्कल और मैं उससे खाली हाथ वापस आ जाती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज इट इज़ सो ओवर स्टिमुलेटिंग। तो बिल्कुल आपको ना, जैसे कहते हैं ना आंखें चुंधिया जाना, वो हो जाता है। आई डोंट नो इफ़ दे आर डूइंग इट अंडर एनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये कस्टमर्स को भगाने का तरीका है बजाय इसके कि उनको बुलाने का। दे आर नॉट फीलिंग एट होम, दे आर नॉट Maybe the young customers that they want to attract are okay. या मे बी यस बिकॉज उनका ब्रेन उसी तरह से काम कर Because रहा है। I know some of the finest minds are choreographing Khadi's outlets. या यू आर राइट, वेरी ट्रू। ये रीजन आप हो रही होंगी होगा। टर्न। नाउ इट मेक्स सेंस। पोनी उनका ब्रेन क्योंकि उसी ओवर स्टिमुलेटेड कंडीशन में उनको चल उसी रहा है, हाइटेंड वो चाहिए। तो उनको उसी में चीज़ समझ में आ रही होगी। दैट इज़ ट्रू। सो दिस इज द थिंग कि आप इस बात को प्लीज समझें, प्लीज प्लीज। मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी वैल्यूज और आपके बच्चों की वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 1, वैल्यूज खुदाई नहीं होती हैं।
हक और बातिल के मार के नहीं होते हैं। ये बस वो चंद चीजें जिनको उस जमाने में वक़्त हासिल होती है। वैल्यूज़ को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूँ, शायद वैल्यू समझने को समझने में इसलिए भी मुश्किल आ रही हो क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स या बहुत सारे इदारों ने जब इस्लामिक नहीं कहना चाहा तो उसको वैल्यू बेस्ड कहना शुरू कर दिया। तो हम थोड़ा सा ही समझते हैं कि वैल्यूज़ का मतलब है इस्लाम, इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। वैल्यूज़ कैन चेंज। इस्लामिक वैल्यूज़ एक इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं वो एक अलग चीज़ है और हम जिन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं ये अलग चीज़ें, ये कल्चरल होती हैं, ये टाइम बाउंड होती हैं, ये चेंज हो सकती हैं। इस्लामिक वैल्यूज को, अरब वैल्यूज को इस्लामिक वैल्यूज समझ लेते हैं अक्सर। जी, होता है बहुत होता है। अरब वैल्यूज को इस्लामिक, क्योंकि वैल्यूज अरब थी, वो आप उस बात को समझे, बहुत सारी वैल्यूज अरब वैल्यूज थी। इस्लाम ने इस लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट नहीं की है अबाउट हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। इस्लाम ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, उस स्ट्रक्चर में ऑपरेट करें, फ्रीडम दिया। लाइक राफिद दीन का एग्जैक्टली ये मकसद है, या लिव योर लाइफ। जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जो क्लोथिंग है यस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मुख्तलिफ आपकी जो है वो नई नई इन्वेंशंस आती हैं, नए आप तरीके की तहबंद और सिलाई आती है। कुर्ता पहन के घूमेंगे? नहीं नहीं घूमते ना। घूमेंगे। लेकिन इसका मकसद थोड़ी है कि दूसरे ने, जिसने तहबंद और कुर्ता, अच्छी बात है जो पहन ले, सुन्नत है, लेकिन जिसने नहीं पहना उसको उसको आप बैनिश तो नहीं करेंगे ना। तो सर्टेन जो उसकी जो गाइडलाइंस है कि वो मॉडेस्ट होना चाहिए, वो लूज अब होना अगर चाहिए, आप अब वो फॉलो करें। लंदन में रहते हैं या आप कनाडा में रहते हैं तो आप कैसे तहबंद पहन के घूम सकते हैं जहां -20-30 डिग्रीज टेम्परेचर हो जाता है? Turban and kurta was designed for an environment which was very hot, which was the desert environment, ताकि एयर फ्लो करे, वेंटिलेशन रहे, हर चीज आप रिलैक्स रहे, कूल रहे बॉडी। But you can't do that in a cold place, can you? जिसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पजामे को ज्यादा पसंद Yes. पहना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि So पजामा बेहतर going है। back to the initial request that I was making, आप खुदा का वास्ता, दो चीजें फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको ये देखना है कि कैसे होगा। वैल्यूज हक और बातिल की जंग नहीं है, वैल्यूज मुख्तलिफ होती हैं, और अपने बच्चों की और नए ज़माने की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने पुरखों के साथ गद्दारी कर दी आपने। हाँ, हम एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं लेते, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर यही होता है कि हमने कुछ ये मेरे बाप दादाओं की जो ट्रेडिशंस थे उनको, हालांकि ये बाप दादाओं के ट्रेडिशन को फॉलो करना जो है बहुत कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती, नहीं गलत समझी चीज़ों में जाती। अच्छी। अभी ये बात हो रही थी आपके सामने, आप बाहर बैठी हुई थी, वो जो मदरसा बीटिंग्स के ऊपर वीडियो बन रही है, यार मैंने कितने बापों को ये कहकर इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए सुना है। यार हमारे साथ भी तो ये होता था। ये टिपिकल वैल्यू का प्रॉब्लम है तज़ीन, मैं आपको बता रहा हूँ, टिपिकल वैल्यू का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके ज़माने में उसका पिटना ओके था। हड्डी तुम्हारी, खाल हमारी, या वटेवर, खाल आपकी, हड्डी हमारी, माँ बाप बोलते थे। माँ बाप के लिए कोई मसला नहीं था, उसके लिए भी कोई मसला नहीं था। अब वो अपनी उस वैल्यूज़ को ला रहा है और इधर दे रहा है। लेकिन इधर बच्चे को पता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, वो वो बच्चे आवाज बेटर हो उठा रहे रहा हैं, है। बच्चा आवाज़ उठा रहा है। अब कितने यंगर एज के अंदर बच्चे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पहले कभी आप सोच सकते थे? जी। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आपके बचपन में जो भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के उस पर रोते रहें और आप मुसलसल अपनी ज़िंदगी में ट्रॉमा में मुब्तला हो जाए। हो गया जो होना था, और ठीक अगर है। मुब्तला होना चाहते हैं तो अपने हद तक हो, बच्चों को वो भेजें नहीं, उसको उनको मजीद हाँ, मतलब ट्रांसफर कि ना तू भी करें। हो जा, हम्म मैं भी गुजरा हूँ उस तकलीफ से, तू भी गुजर। हम्म They will have their own experiences. Let them have their own experiences. Now coming to the important point, जो आपने शुरू में जापानीज बोल के हमको दिखाया, ये बात एक दूसरे की हम समझेंगे कैसे? अभी तो हमने पेरेंट्स को सिर्फ ये समझाया है कि ये जो वैल्यू सिस्टम्स हैं ये चेंज हो चुके हैं और हर ज़माने की नई नस्ल अपनी कूल वैल्यूज लाती है। अपनी वैल्यूज लाती है और कूल चीज़ों के ऊपर चलती है, जो भी उस वक्त कूल होता है। और खुदा की कसम, मैं ये चैलेंज करने को तैयार हूँ कि जो भी मेरी उम्र का या कोई भी माँ बाप किसी भी ज़माने का, अगर वो ये कहता है कि नहीं वो अपने ज़माने के कूल चीज़ें हम नहीं करते थे, तो वो लग़व बात कर रहा है। तज़ीन, अब्बा की एक बहुत पुरानी तस्वीर है, नेटी जेटी के पिल पे वेस्पा के साथ खड़े हैं, बेल बॉटम्स पहने हुए। उस ज़माने में 60s में था कूल, पहना हुआ है ना, तो उस ज़माने में वो कूल था, बिल्कुल। पहना हुआ था। हर कोई अपने ज़माने के लिहाज से कूल रखना चाहता है। क्यों? ये इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू दिस, बिकॉज़ कूल मीन्स सोशल एक्सेप्टेंस। इंसान का जो दिमाग है ना, उसका सिर्फ एक काम है तज़ीनत और अमन, आपको जिंदा रखना, सर्वाइवल। सर्वाइवल।
उसकी सारी तग्गो-दो इसी मकसद के लिए, आपको ज़िंदा बचाना है, आपको खतरात से बचाना है। और जब आप सोशल रिजेक्शन का शिकार होते हैं, जब आप किसी एक ऐसे आप कहीं पे तकरीर करने खड़े हुए, प्रेज़ेंटेशन देने खड़े हुए और किसी ने वो पसंद नहीं की, आपने किसी को सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, आप सोशल रिजेक्शन का शिकार होते हैं और आपका ब्रेन उसको ट्रांसलेट करता है खतरा, खतरा, मौत, मौत, सर्वाइवल को खतरा हो गया। रिजेक्शन इज इक्वल टू डेथ, क्योंकि वो कहता है कि रिजेक्शन विल मीन डाउनग्रेडिंग ऑफ माय सोशल स्टेटस। सोशल रिजेक्शन का मकसद ये है कि मेरा सोशल स्टेटस नीचे आ रहा है। अब हो सकता, इसीलिए हम वो करते हैं, कूल बनूं मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं। हम बोलते हैं यार कैसे लोग टैटू बनवा लेते हैं, कैसे लोग ये कर लेते हैं, कैसे लोग वो कर लेते हैं, एक वजह से, बिकॉज वो उसको कूल समझते हैं। उनके लिए दैट विल सेव देम फ्रॉम सोशल रिजेक्शन। इवन रिबेलियन इज डन बिकॉज इट्स कूल। जो लोग रेबेल करते हैं वो भी इस वजह से करते हैं क्योंकि तारीख रेबल्स को कूल अल्फाज में याद करती है। तारीख, उनकी लेगेसी उनको कूल लग रही होती है। दैट्स व्हाई दे डू इट। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। हम जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि पेरेंटिंग के जो चैलेंजेस हैं, पेरेंटिंग के चैलेंजेस हर चैलेंज की तरह कुछ चीज़ें इनवर्ड्स होती हैं और कुछ आउटवर्ड्स होती हैं। ठीक है, इसकी आउटवर्ड की एक एग्जांपल बड़ी अच्छी जो है समझ में आई कि परवरिश ड्रामा अगेन, उसमें कुछ बहुत अच्छे जो उसकी एटलीस्ट जो पेरेंटिंग पार्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। बाकी चीज़ों के साथ हम अग्री करें या ना करें, दैट्स टोटली डिफरेंट। तो उसमें एक बच्चा है, वो रेव पार्टी में पकड़ा जाता है, पुलिस थाने का चक्कर होता है, वहाँ से वापस बुलाया जाता है। बाप जो है उसके साथ नरमी बरत रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो उसके दादा दादी जो हैं वो उसके बाप से कहते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी, तुम इतने अच्छे से बच्चों को रखते हो, हमने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं सिखाई, तो ये कैसे बच्चा इसमें चला गया, वो भी इतना अच्छा बच्चा था, ये वो। तो बाप कहता है कि देखिए, खाली घर की बात तो रही थोड़ी होती है, बच्चों के इतने एक्सपोजर होते हैं, सोशल मीडिया होता है, स्कूल होता है, दोस्त होते हैं, हज़ार और चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो उस बच्चे पे असर कर रही होती हैं। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि ठीक है, पेरेंटिंग की भी इशू चैलेंजेस हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है वो भी हैं। अब अभी तक हमने जितनी बात की, हमने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की निशानदेही करने की कोशिश की है कि ये क्या-क्या होते हैं, कैसे-कैसे होते हैं, और आप किस तरह से इनके बारे में जानकर अपने आप को अपडेटेड रखकर और इन चीज़ों को मतलब पहले ही दरवाज़े पे पहुँच, मतलब दरवाज़े पे जब आती हैं उसी वक़्त आप उनको बाहर भगाने के बजाय एटलीस्ट उनको दरवाज़ा खोलकर देख तो लें कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, इसको कैसे डील करना है, क्या-क्या चीज़ें इस पे असरअंदाज़ हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो इनवर्ड रिफ्लेक्शन है, जो इनवर्ड चैलेंज को डील करने का तरीका है, वो है कि हमें क्या करना होगा। एज़ पेरेंट्स हमें बच्चों के साथ कैसा रवैया रखना होगा, क्या चीज़ें करनी होंगी। क्योंकि देखिए नॉर्मली मैं ये कहती कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो एक हद तक इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और वो जो घर की कोर वैल्यूज़ होती हैं, जो उसके कोर बिलीव्स होते हैं, वो उसको ज़िंदगी भर गाइड कर रहे होते हैं, और वो अगर उनमें फंसता भी है तो अपनी ज़िंदगी को नेविगेट कर लेता है। गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैफ़-हज़र्ड हो रही हैं। हो सकता है कि मेरा ये कहना उस होल्ड ट्रू ना करे, हो सकता है कि इस तरह से ना हो। लेकिन स्टिल अभी जितनी जो समझ में आती हैं बातें, उनसे यही समझ में आ रहा है कि यही जो अगेन कोर बिलीफ्स और जो कोर वैल्यूज़ हैं, और जो कोर आपको बच्चों के साथ कुछ सही और गलत की जो आपकी जो कंडक्ट है, वो आपको करनी है, वो किस तरह करनी है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा-सा अब बाकी पॉडकास्ट में रिफ्लेक्ट कर लें तो हेल्पफुल हो जाएगा, आई गेस। अगर मैं आपके पहले पॉइंट पे एक सेकंड के लिए आ सकूं, जो आपने एक्सटर्नल वाली बात की, हुँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर ये कहते हैं, एडोलेसेंस में भी ये जुमला पूछता है ना, हम सब कुछ तो ठीक कर रहे थे, हुँ। फिर इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। हम सब कुछ तो ठीक कर रहे थे, हुँ। और ये बड़ा एक लोडेड सवाल था, क्योंकि उसके बाप के कैरेक्टर्स में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी कि वो प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन वो उसको नज़र नहीं आ रही थी, और माँ बार बार उसकी इस तरह निशानदेही करने की कोशिश कर रही थी। क्या हमारे बच्चे हमारी वजह से कामयाब या नाकाम होते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। बिल्कुल। ये दोनों बातें सच है। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स व्हाई पेरेंटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। यस। दैट्स व्हाई इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। दैट्स व्हाई अल्लाह ने इतना बड़ा माँ बाप के लिए
हर तरह के बच्चों के लिए बच्चों को एक पाबंदी लगाई है माँ बाप के ऊपर, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। सही है। आप सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, उसके बावजूद गलतियाँ होंगी। सेपरेशन फ्रॉम द सेल्फ को समझना पड़ेगा कि ये मुझसे अलग है और ये गलतियाँ करेगा, जेन्युइन गलतियाँ करेगा। इसका मतलब ये नहीं है वो बुरा है, वो गलतियाँ कर रहा है। तो यहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मैंने भी तो गलतियाँ की हैं, कर रहा है, ये गलतियाँ करेगा। मेरी सारी अच्छाइयों के बावजूद, मेरे तमाम तर अच्छे इन्फ्लुएंसेस के बावजूद, बेहतरीन स्कूल में भेजने के बावजूद, गाड़ी घोड़ा फॉरेन ट्रिप्स के बावजूद, सारी अय्याशियाँ कराने के बावजूद, ये भंड मारेगा या मारेगी। ये बहुत तकलीफ होता है पेरेंट्स के लिए। कहते हैं यार जो सही कर रहे होते हैं उनके ज़्यादा, एक्चुअली जो गलत कर रहे होते हैं उनको तो ये पता ही नहीं चलता कि वो गलत कर रहे हैं। जो लेकिन बेचारे जो लोग सही, कॉन्शियसली चीज़ों को सही रखने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ अगर होता है हाँ, तो तो उनको वो बेचारे बहुत तकलीफ में आते हैं। तो भैया सब्र करें, ये होगा। और जो गलत कर रहे होते हैं, जो वाकई में कुछ गलत कर रहे होते हैं और उसकी वजह से गलती होती है, तो वो तो ऑब्वियस ही है कि उन वो कुछ गलतियां करते हैं जो चीज़ों को शेप एंड फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से मसले होते हैं। आपने जो बात बोली ना तज़ीन, पेरेंट्स का बहुत हद तक वो रिश्ता है जो कि एक डॉक्टर का होता है पेशेंट के साथ। उसके हाथ में शिफा नहीं होती है। हम डॉक्टर्स क्या बोलते हैं आपको? आई ट्राई टू हेल्प यू। मैं आपके टीचर्स आपको तालीम नहीं देते, तालीम आप खुद हासिल करते हैं। टीचर एक वेसल होता है, डॉक्टर एक वेसल होता है, एक इलाज है, उस तक पहुंचने का एक वेसल है। अच्छा डॉक्टर जल्दी हो जाएगा, लेकिन शिफा गारंटी कोई नहीं करता। इसी तरह बच्चों को और पेरेंट्स का भी मामला है कि, लेकिन मुझे ये जो सारी बातें हम जो अब कर रहे हैं, ये ज़रूरी किस लिए है कि अगर आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है, तो जब बच्चा गिरेगा, मेरा मानना ये है, जब वो गिरे, जब वो हादसात का शिकार हो, जब वो एक क्राइसिस का शिकार हो, तो आप से ज़्यादा उसका हमदर्द कोई नहीं होना चाहिए, गमगुसार कोई नहीं होना चाहिए। हो सकता है अब ना हो, या आपने एक पॉइंट भी आप आगे करेंगे कि मेंटोरशिप इज़ नॉट इक्वल टू वो, लेकिन कोशिश करें कि वो गिर पड़ जाए तो उससे आपसे इतना इत्मीनान और एतबार और ओपननेस हो उसकी, यार आई मेस्ड अप। इतने दरवाजे खुले रखें, जजमेंट को इतना ज़्यादा सख्त ना कर देंगे, उसको लगे मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अब मैंने जाके इकरार जुर्म किया, अब मुझे होगी मौत की सज़ा और मैं हमेशा के लिए फांसी घाट पे चढ़ा दिया जाऊंगा। ये ना करें, क्योंकि फिर अगर उस वक्त जब वो गिरा, उसको कहीं कोई गिल्टी कॉन्शियंस हुआ और वो चाहता है सही रास्ते पे आना, तो यू शुड बी देयर। यार मैं हूं यहाँ, क्योंकि उस वक्त आपको उसके इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और उसकी वो तौबा की जर्नी को, उस वापसी के सफर को आसान बनाना है। ये होना चाहिए। गलती वो करेगा, लेकिन उस गलती का रिस्पॉन्स आपके हाथ में है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा इस गलती, और वो शेप करता है हर चीज को। बाय द वे, हम ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के केस में देख चुके हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, शैतान ने भी गलती की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस गलती पे तौबा की, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना दिया। शैतान ने उस गलती के ऊपर अड़ गया। रिस्पॉन्स टू द सेम इवेंट इज डिफरेंट, आउटकम इज डिफरेंट। तो बच्चा जब कोई इवेंट कर जाए, उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर आपने एक उसके साथ रैपो डेवलप की हुई है, जिसकी हम मुसलसल बात कर रहे हैं, फिर आप वहाँ खड़े होंगे। उसको माँ होगी तो माँ खड़ी होगी, बाप होगा तो बजा हो गया, कर गया, आ जाओ, कोई मसला नहीं है। और वो भी आ जाएगा कि उसको लगेगा कोई बात नहीं यार, प्यार करते हैं मुझसे, स्पेस है इनके पास। अच्छा देखिए, इसमें जो है अगेन जो इनवर्ड रिफ्लेक्शन वाली बात है या चैलेंजेस को इनवर्डली कैसे हम फेस कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो रोड ब्लॉक आता है पेरेंट्स के लिए, वो आता है कि जो अभी हमने पहले भी इस बारे में बात की कि हम क्यों बदलें, हम क्यों झुकें, हम क्यों आगे बढ़ें, आप बड़े यार मैं बिल्कुल। माँ हूं तुम्हारी, हम्म ऐसे माँ हूं यार। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये अगर हम ठंडे दिमाग से और खुले दिल के साथ अगर हम सोचने की कोशिश करें, तो जिनको हम प्यार करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हम उनके लिए चेंज होने में या उनके लिए
कुछ डिफरेंट करने में, अपनी कंफर्ट लेवल से हटकर कुछ करने में, तो ये तो मतलब मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा समझा जाता है ना कि आप ऐसा करते हैं, आप अकोमोडेट करते हैं, चाहे वो स्पाउस हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों। और जो कि बहुत ज़्यादा ये भी है कि माँ-बाप के तानों में से एक ताना है कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ की हैं और इतना ये किया है। तो जब वो इतनी कुर्बानी कर ही रहे हैं, तो वो एक छोटी-सी कुर्बानी अपने ईगो की क्यों नहीं कर देते हैं? वो क्यों नहीं जो है वो आगे बढ़कर जो है वो कहते हैं अच्छा वो अगर नहीं आ रहा, वो छोटा है अभी, वो अपने हॉर्मोन्स के सर्च पर किसी और ही दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रहा है। आप समझदार हैं, आप बड़े हैं, आपके पास ये मैच्योरिटी और ये ताकत ज़्यादा है कि आप आगे आ सकें, तो वो क्यों नहीं आते हैं? जैसे बहुत से हम फादर्स को देख रहे होते हैं कि वो सर्टेन ये शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस तरह से फ़ॉलो नहीं करते, ये सोने उठने के टाइम हो गए या 10 और चीज़ें हो गई। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि भई हम क्यों करें? हमने जो कहा है वही होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है? क्या सोच रहे होते हैं माँ-बाप जब वो ये कह रहे होते हैं? That's a very interesting question actually. कि माँ बाप क्यों नहीं बदलते? I think it's all about the power dynamics of the relationship. हमारे यहाँ मुआशरे में बिलुमो हम बहुत बात कर रहे हैं इसकी पिछले दिनों से कि वर्टिकल रिलेशनशिप्स बहुत ट्विस्टेड हैं। हॉरिजॉन्टल भी ख़राब है लेकिन वर्टिकल तो बहुत ही ख़राब है। हर किसी को गॉड कॉम्प्लेक्स है। हर कोई अपने आप को ना अपने छोटे से 2 इंच की जगह का खुदा समझना चाहता है। शौहर बीवी का खुदा बनना चाहती है, बचाता है। कभी-कभी बीवियाँ शौहर की खुदा बनना चाहती हैं। कभी-कभी माँ-बाप बच्चों के खुदा बनना चाहते हैं। बड़ा भाई छोटे भाइयों का खुदा बनना चाहता है। टीचर स्टूडेंट्स का खुदा। अब ये बोलते जब आपके दिमाग में गॉड कॉम्प्लेक्स होगा ना अपने बारे में, गॉड क्यों चेंज होगा भाई? गॉड थोड़ी चेंज होता है। अगर इंसान समझेंगे, फैलेबल समझेंगे, खता का पुतला समझेंगे, इंसान 2 चीज़ों से बना है ना, खता से और भूलने से। हुँ। उन्स से और भूलने से, मोहब्बत, उन्स अटैचमेंट फीलिंग्स और निस्यान भूल जाता है। ये दोनों चीज़ें इंसान की वल्नरेबिलिटीज़ को ज़ाहिर करती है ना कि मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता हूँ, मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ उनसे और निस्यान है भूल जाता हूँ, खता है। तो ये दोनों हम वल्नरेबल लोग हैं। ये है बेसिक मसला। इस पावर डायनामिक को अगर समझ लें कि हम इन बच्चों के खुदा नहीं हैं और वी ऑपरेट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ ह्यूमिलिटी, हम एक आजिज़ी की पोजीशन से ऑपरेट करेंगे तो आई थिंक ये कर लेंगे। ये बहुत पेनफुल सवाल है और ये यकीन करें मैं खुद इसमें स्ट्रगल करता हूँ अक्सर कि कितना स्पेस देना चाहिए। क्योंकि बच्चे स्पेस खींच रहे होते हैं, बच्चे की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, वो स्पेस लेता चला जाएगा और आप वायलेटेड फील करते हैं कभी-कभी, जो माँ-बाप अच्छे भी होते हैं। कहते हैं, "अरे! कहाँ घुस रहा भाई? ये जगह मेरी है, ये कहाँ आ गया आप?" तो आप क्या करेंगे? फिर वही सवाल है आपका, अगर आप मोहब्बत करते हैं, तो आप उस जब दरिया ज़ोर मार रहा होगा तो आप पीछे हट जाएँगे, कहेंगे अभी पीछे हट, हाई टाइड सीज़न में हुँ। आप स्विमिंग करने नहीं जाएँगे। आप कहेंगे भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, आप पहले जौलानी से गुज़र जाएँ इस दरिया की, फिर मैं इससे डील कर और रेन्स एंड फ्लड्स की अगर वार्निंग आई भी होगी तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने नहीं चले नहीं जाएँगे। जाएँगे। दैट्स अनदर पब्लिक सर्विस मैसेज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको समझें वो एक इंसान है, मैं उसका खुदा नहीं हूँ। मैं भी उसके जैसा एक इंसान हूँ। हाँ, उसका मैं बाप हूँ या मैं उसकी माँ हूँ। मुझे इसके साथ मिल के चलना है, मिल के चलना। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात कही है। रिस्पेक्ट इज़ नॉट टॉप डाउन, इट्स या बॉटम अप, इट्स म्यूचुअल एंड दैट इज़ द हेल्दीएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। पेरेंट्स के अंदर रिजिडिटी टू नॉट अकोमोडेट या टू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये मुझे लगता है कि उनके अपने पर्सनल बैगेजेस, जो उनके अपने कोर बिलीव्स थे या जो उनकी अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार जो गुजरे होंगे, कुछ के ट्रॉमास भी होंगे सर्टेन उनकी ज़िंदगी में, वो चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए शेप कर रही होती हैं कि वो कितने स्टबर्न हों या कितने रिजिड हो जाएं। हमें एज़ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस बात की भी ज़रूरत है कि हम अपने आप के अंदर सेल्फ़ रिफ्लेक्ट करें और ये जानने की कोशिश करें कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है और मुझे एक अकाउंट बनाना है, तो मैं क्यों नहीं बनाती हूँ? क्या चीज़ें हैं, कोई चीज़ है, कोई रोड ब्लॉक महसूस होता है मुझे ये करने से? कोई क्या फ़ीलिंग होती है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ? तो हमें थोड़ी-सी ना एक सेल्फ़ रिफ्लेक्शन जो है वो ये करनी होगी।
अब जैसे कि अगर मैं मदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ मदर और आई टॉक टू मदर्स, आई हैव अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग कि जैसे मदर्स के जो हैं वो 2 लेयर्स आ जाती हैं आई गेस, जब उनको किसी चीज़ के लिए कोई स्टेप लेना है। एक तो उनके अपने पर्सनल बैगेजेस की हो सकती है कि उनके अपने थॉट्स और बिलीव्स है कि सर्टेन मैं ये कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। 10 चीज़ें उसमें भी आ जाती हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है या कुछ भी। लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से। सेकेंडली अगर वो थोड़ा बहुत कोशिश करती भी हैं तो उनके ऊपर एक सेकंड जो हमारे यहाँ एक हायरार्किकल सिस्टम है कि शी हैज़ टू लुक अप टू हर हस्बैंड कि ये उधर से अप्रूव, या जो एल्डर्स हैं घर में कि ये उधर मुझे अप्रूवल मिलेगा भी कि अगर मुझे बच्चे के साथ ये करना है, अगर मुझे इसे स्विमिंग लेके जाना है या अगर मुझे इसको सर्टेन किसी एक्टिविटी के लिए लेके जाना है। मैं करना पहले मेरे लिए उसको लेके जाना खुद ही एक मुश्किल था कि मैं इसको लेकर कहीं निकलूँगी। लेकिन फिर मैंने उसको ओवरकम कर लिया कि नहीं, नहीं ठीक है, मेरी दोस्त ने भी मुझे कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं होता ले जाओ। अब मेरे को पता नहीं मियाँ क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और मैं जो हूँ मैं वहाँ पर अटक गई हूँ। तो मैं वहाँ पर अटक गई हूँ। अब मुझे बिकॉज़ आई हैव टू लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम डिफरेंट। अब होता क्या है कि अगर कोई मदर इस चीज़ को क्रॉस कर लेती है और वो सर्टेन स्टेप्स ले लेती है, चाहे वो इजाज़त के साथ ले या फिर थोड़ी-सी तको-दो के बाद कोई थोड़ी डिस्कशन हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नाचाकियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन अगर वो स्टेप ले लेती है और बच्चा उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लेता है, तो एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है जो कि हम सुनते, और ये जब छोटा बच्चा होता है तो इतना महसूस नहीं हो रहा होता है क्योंकि उस वक़्त तो वैसे भी माँ ही की ज़िम्मेदारी है ना, माँ के साथ चिपका हुआ है, जो कुछ भी है इट्स ओके। लेकिन जब वो बच्चा टीन्स में आता है या थोड़ा बड़ा होता है तो अब्बाओं का एक डायलॉग है जो कि बहुत कॉमन है कि तुमने मेरे बच्चे को जो है वो बिगाड़ दिया है, मुझसे अपनी दूर कर तरफ दिया। कर लिया है, मुझसे दूर कर दिया है। ये बहुत 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 बहुत। ये माँ के लिए तो मैं समझ में मुझे आ रहा है कि ये 2 चीज़ें थी जो उनको रोक रही थी। फादर्स क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? क्योंकि यू कैन सी कि वो उन्होंने कनेक्शन नहीं बनाया था इसलिए उनको ये खला महसूस हो रहा है, लेकिन वो खुद क्यों नहीं बना रहे होते हैं वो कनेक्शन? नहीं, दूसरा एक और मसला होता है। देखिए, जब आप किसी पे पाबंदी लगाते हैं ना, या किसी की इजाज़त नहीं होती, काम वो फिर भी होता है, लेकिन फिर वो खुफिया तरीके से होता है, स्मगलिंग के ज़रिए होता है। पूरी दुनिया में यही होता है। मैं एग्ज़ाम्पल आपको 1000 दे सकता हूँ। लेट्स घर की बात करते हैं। घर में जो पैट्रियार्क है या जो भी रूल सेटिंग कर रहा है या जो लीडर है घर का, उसका एक सर्टेन बिहेवियर है। वो सर्टेन बिहेवियर्स कुछ चीज़ों को प्रमोट करता है, कुछ चीज़ों को डिस्करेज करता है। जब वो पैट्रियार्क या वालिद या दादा-दादी whoever जो भी है, वो एक उन वैल्यूज़ के साथ कंप्लाई नहीं करते, जो वैल्यूज़ बच्चों की बन चुकी होती हैं या उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर बच्चे ग्रेविटेट करते हैं उस तरफ जहाँ उन वैल्यूज़ एक्सेप्ट हो रही होती हैं। यूजुअली देखने में ये आता है क्योंकि हमारे अब्बा वालिदैन मतलब वालिद हज़रात, फादर्स जनरली भी बच्चों से थोड़े अभी मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा कि ये क्यों होता है, लेकिन जनरली कोई बहुत ज़्यादा बच्चों से हैंड्स ऑन होते नहीं हैं। अभी शायद बदल गया हो थोड़ा-सा, लेकिन जनरली यही रिवाज है कि थोड़े से हैंड्स ऑफ होते हैं। और चूँकि माँ जैसी भी माँ हो, वो बच्चों से अटैच ज़्यादा होती है, उसको थिक ऑफ उसकी नज़र होती है बच्चों के ऊपर, वो बस उसका एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी-सी बेहतर होती है और फिर मेरे ख़्याल से माँ के अंदर एक शफ़क़त का मादा भी ज़्यादा है, उसके अंदर एक वो एक उसके अंदर एक वो होती है कि यकीन करें बाप के अंदर भी शफ़क़त का मादा अल्लाह ताला ने उतना ही दिया था, बिल्कुल दिया। बापों ने उसको नम कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। मैं आज की वैल्यू मैं हमारी सोसाइटी की वैल्यू के लिहाज़ से बोल रहा हूँ। हुँ। तो वो उसके साथ एडजस्ट करती है बच्चे के साथ और फिर एक सीक्रेट रिलेशनशिप बिकॉज़ पाबंदियाँ हैं ऊपर, वो कहती है यार मैं तुझे स्पेस देती हूँ। अच्छा वो किसी बदनीयती में अपनी स्पेस नहीं दे रही होती है, उसको इधर कोई तो उसको स्पेस दे, मेरा अकोमोडेट बच्चा है कर ना, रही होती है उसको। अकोमोडेट करती है। तुम इसको खराब कर रही हो, आप ठीक कर दें। अब आप क्या कर मुझसे रहे दूर हैं? कर दिया है वाली बात जो है। मुझसे दूर कर दिया है, आप खराब कर दें। अच्छा फिर इसके ऊपर एक सोने पर सुहागा चेरी ऑन टॉप क्या होता है? मलाई क्या आती है? मलाई ये आती है कि वो साहब और उनकी बेगम आपस में भी गुफ्तगू नहीं करते। इस हद तक गुफ्तगू नहीं करते कि उनकी बेगम को उनकी तनख्वाह भी नहीं पता है। उनके बेगम को उनके मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं पता है और बेगम को शौहर का नहीं पता है, शौहर को बेगम का नहीं पता है। ट्रस्ट का शदीद फुक़दान है। मतलब बिल्कुल
मतलब नेक्स्ट ऑफ किन में एक दूसरे का नाम नहीं लिखवाया हाँ, जाता, हाँ, ऐसे भी हाँ, हमारे पास ऐसे भी आ चुके हैं हाँ। केसेस। तो ये अब इसमें एक बिलोंगिंग की जरूरत तो सबको है, तो हर कोई बहुत एलाइज ढूंढता है। औरत को वो एलाइज मिलते हैं बच्चों के अंदर, मर्द को एलाइज कहाँ मिलता है? ऑफिस कॉलीग्स में, चाय के ढाबों पे, जहाँ वो सब दूसरे मर्दों के साथ बैठ के इन्हीं बातों पे रोते हैं। तो वो एलाई तो ना हुए ना फिर। एलाइज है ना, मतलब उसके एलाइज से मुराद उसके गम गुसार उसको मिलते हैं। ये है वो मसला जहाँ फैमिलीज बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाती है। अगर कोई माँ बाप यूनाइटेड फ्रंट नहीं रखेंगे आजकल बच्चों के सामने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक डू और डाई सिचुएशन है। अगर आप अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे बच्चों के सामने, हम लिटरली देख रहे होते हैं कि 18 साल 20 साल की शादियां हैं और अभी तक अपने ही कम्युनिकेशन के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व नहीं हुए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे और इस ज़माने में जवान हो रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कि आप, और मैं बार बार कहता हूँ, एज कवाम, एज द लीडर ऑफ द हाउस, एज द फ्लैग बेरर ऑफ द हाउस, ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो घर के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो को, कम्युनिकेशन फ्लो को, घर के एक पूरे सिस्टम को एफिशिएंटली चलाता रखे। ये उसके ऊपर है। और ये जो वक्त की कमी और इन सब की बात है, तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप हर लम्हे बैठकर जो है एक वो वाजो पिंद का दौर चला रहे होते हैं। आप नसीब, हफ्ते because में एक होता दिन क्या कर है? लें, महीने में एक कर लें। आप कमी तो आप परफेक्ट और करेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप प्रेजेंट तो हो सकते हैं ना। तज़ीन इसकी फ्लिप साइड है। जब बच्चों को आपके साथ मजा नहीं आ रहा होता, तो आपको भी बच्चों के साथ मजा नहीं आ रहा होता। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल, समझिए आप, आपको भी मजा नहीं, क्योंकि आपके दरमियान कुछ कॉमन ही नहीं होता। ऐसा ही। क्योंकि आपके दरमियान कॉमन होता, अगर आप बच्चों के सामने वही जिंदगी गुजार रहे होते जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, आप बच्चों के सामने एक अकड़ कुछ में और लकड़ी के होते हैं, इंसान बन बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, और बाहर कुछ और ही होते हैं। अब आपको मजा ही नहीं आ रहा, अरे क्या बात करूं यार। फिर आप क्या करते हैं, कहते हैं, फिर आप गाड़ी को डालते हैं डिफॉल्ट मोड में, क्या कर रहे हो आजकल, सोए कब थे? क्योंकि वो एक इसके अलावा कोई बात करने को ही नहीं क्योंकि है। वो एक एज ओल्ड हमारे जहनों में ये बात डाल दी गई है ना कि माँ मुझे बाप इसको जो बचाना हैं है। माँ बाप जो हैं उनका एक सर्टेन तरीका है बच्चों से बात करने का, वो उस तरह ही बात करते हैं, और खास तौर पे फादर्स ये का। बिगड़ा हुआ है और मुझे इसको सीधा करना है, इसको कुछ ना कुछ, इसको मुझे ठीक करना है। ठीक नहीं है, इसमें कुछ, इसकी जिंदगी में गलत हो रहा है, मुझे इसको ठीक करना है। अरे यार, खुद अपने ऊपर इमेजिन करो, कहीं बैठो जहाँ हर वो जो क्या, कौन सा शेर है गालिब का जो आपको पसंद, कोई गमगुसार होता, कोई ये कोई कहा कि चारासाज होता है। दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई गमगुसार होता, कोई चारा साज होता, कि भाई हर वक्त ही नासे बने हुए हो, गपशप लगाओ यार, कोई चाय शाय पिए, कोई तरह एंजॉय करे। वो कोई नहीं करता। मुझे मैं इरफान भाई की बात जो आपको बता रहा था हमारे पड़ोसियों की, यार मुझे इतनी खुशी हुई, माशाल्लाह, 2 बेटियां, वाइफ और हस्बैंड पेडल खेलते हैं, घर की टीम है दोनों साइड में। ओ भाईजान, दैट्स कूल, दैट्स गुड पेरेंटिंग। उनके लिए पेडल, वो जिंदगी भर क्रिकेट खेलते रहे होंगे, अम्मा ने तो कभी क्रिकेट भी नहीं खेली होगी, लेकिन उन्होंने कहा यार कूल है, खेलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या मजा है। कितने पेरेंट ये जरूरत कर रहे होंगे उस पेडल कोर्ट पे? मेरे ख्याल से इनके अलावा कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही पेडल खेल रहे होते होंगे। हाँ, सब अपने पियर्स के साथ ही खेल रहे होते हैं, बड़े अपने के साथ, बच्चों और फिर अपनों उनकी के साथ। बच्चियों की आउटपुट देखें, दोनों आईवी लीग की बच्चियां, माशाल्लाह, वालदा हयात 90+ एज, एक हेल्दी हैप्पी माशाल्लाह। प्रोडक्टिव फैमिली, माशाल्लाह तबारकल्लाह। सो जो लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं और जो लोग बच्चों के साथ एक डायनामिक रिलेशनशिप बनाते हैं, 2 वे डायनामिक रिलेशनशिप, टॉप डाउन नहीं, वो कामयाब हो जाते आप नहीं कह सकते भाई ये अमेरिकन खाना हमें नहीं अच्छा लगता, ये बर्गर हमें नहीं अच्छे लगता, हमें तो अपना बन कबाब, हमें तो अपनी निहारी हैं। रोटी ऐसा पसंद बात है। करके चोचले। ठीक है, आपको वो पसंद है, मैं नहीं कह रही कि आप अपनी पसंद नापसंद चेंज कर दें, कभी तो उसके साथ जाके वो भी खा लें जो वो कह रहा है, अच्छा, क्योंकि आपके साथ नहीं खाएगा तो क्या वो नहीं खाएगा? अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो मैं बार उस पे आ रहा हूँ, कि आप लकड़ी के इंसान क्यों बन जाते हैं बच्चों के साथ? अच्छा अच्छा, इधर मेरे ख्याल से इधर भी माएँ थोड़ा बेहतर प्ले करती हैं, वो नहीं बनती हैं लकड़ी के। वो हम जो कहते हैं ना, माँ यार वो चीखती रहती है, यार शी इज हरसेल्फ, वो ड्रामे नहीं करती बच्चों के साथ, वो जैसी है वैसी है। अब वो इसकी वजह से बच्चे ना कहते हैं, अच्छा आजकल बड़ा मसला है जेन ज़ी के साथ, हमारी और आपकी ऑडियंस भी है यंगस्टर्स की, उनको क्या चीज़ नंबर 1 वैल्यू है? जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, बी योरसेल्फ, ड्रामेबाजियां मत करो। ये आज के दौर नहीं, हर दौर की चीज़ है कि हर दौर में जेन्युइननेस था, हर दौर में लेकिन सेलिब्रेट की आजकल तो जाती ये थी। बहुत बड़ा करेंसी वैल्यू है आजकल की है। सोशल मीडिया पे लोग ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं यार वो चलता है, एडिटिंग भी हल्की हो गई है, हर चीज मोबाइल पे चीजें शूट हो रही है। बी जेन्युइन, बी ऑथेंटिक। माँ बाप
माएँ तो फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी-सी जेन्युइन ही रहती हैं, वो तो उनको तो शायद थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल थोड़ा-सा क्यूरेट करना चाहिए अपने से। बाप तो एक मर्द टाँगे वाला, हर वक़्त सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो। एक्चुअली एक अकड़ू मतलब मैंने सुना कहीं-कहीं ऐसा माहौल है कि अब्बा जिस कमरे में जाते हैं, बच्चे कहीं और चले जाते हैं। फिर अब्बा वहाँ जाते हैं तो बच्चे उधर से, भाई साहब ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यू यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर टाइम विद योर किड्स। व्हाई डोंट यू? आप अपने बच्चों से, क्योंकि आपको भी कोफ्त हो रही होती है ना कि यार ये मुझे ड्रामा करना है, यहाँ पे एक्टिंग करनी है, कितनी देर एक्टिंग करूंगा, अब मुझे कोई रोल प्ले करना मुझे होगा कोई रोल शायद। प्ले करना है यार, मैं थिएटर में आ गया हूँ, अब मुझे क्या हुआ, कहा एक तरह से तो रहो। मैं जेन्युइनली एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन जाऊं, मतलब अच्छा नहीं, बस उसको लगता है कि ये एक इनके साथ मुझे इनकी तरबियत करनी है, हर वक्त मुझे किसी इनको बचाना है, इनको पता नहीं, इनको मुझे हवा से, धूप से, मट्टी से बचाना है। अच्छा देखिए इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा हालांकि इसमें जो इंसान इन्वॉल्व होता है उसकी ही गलती होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा-सा लीवे दूँ तो ये है कि अगेन वही कि एक कल्चरल एक शक्ल बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है कि बाप को ऐसा होना चाहिए। तो हमें और आपको भी ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये जो इमेज बनी हुई थी, ये इमेज पहली बात ठीक न कभी भी ठीक नहीं थी और अब तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो इट्स ओके, यू कैन लेट गो ऑफ दैट इमेज। You don't need to play a role, you don't need to play and act in front of your kids. You just have to be your authentic self who is open for communication, for discussion, and who loves their children. और क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है तो इसलिए उसकी पसंद नापसंद को भी डिस्कस करता है। कभी अपनी किसी चीज़, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि खाली आप जाके उन्हीं के मर्जी के काम करते रहें, कभी आप अपनी मर्जी का भी कुछ करवा लें। आज मेरे साथ ये चीज़ देख लो, कल तुम्हारे साथ वो देख लेंगे। आज मेरे साथ यहाँ चल लो, कल तुम्हारे साथ वहाँ चलेंगे। यार मेरी भी इसको सुनो, आज इसको एक फैमिली तुम्हारे थिंग क्यों स्कूल नहीं में बना 3 दिन लेते? सुन लिया, अब मेरी भी सुनो, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है। वो तो हम बिल्कुल नहीं करते, ना हम ऑफ़िस के मसाइल डिस्कस करते हैं, ना हम ख़ानदान के इश्यूज़ डिस्कस करते हैं। हम कुछ भी डिस्कस नहीं करते। हम बच्चों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको एक दूसरी ही किसी दुनिया में पाल रहे होते हैं और फिर अचानक से उनको ऑफ़िस भी में भी भेज देते हैं, उनको शादी भी कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ हमने देखा ही नहीं था, ये अब कैसे डील होगा? ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि सो कट द एक्टिंग, कट द ड्रामा, बी योरसेल्फ। अगर आप कोई भी आपकी हॉबीज है, कुछ भी आप कर रहे हैं, एक बात को समझें, आप कोई एक्सपोजर नहीं कंट्रोल कर रहे अपने बच्चे का, आप समझ जाएं। कोई एक्सपोजर कंट्रोल नहीं कर रहे आप, उसको सारी चीज़ों का एक्सपोजर है। बिल्कुल। हर आपने 12, 13, 14 साल, 15 साल के बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है हुँ। और आप अपनी एक्टिंग करके, ये ऐसा ही है कि मैंने क्या कहते हैं ना, बारिश में पानी डाल रहा हूँ मैं कि बारिश हो रही है और वो पानी डालना खड़ा हो गया, या मैं नलका खोल के नलका मेरा फुल थ्रॉटल खुला हुआ है और मैं स्वीपर से पानी निकाल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पानी आता रहेगा। इस वक्त आपको सिंपल से एक बात करनी पड़ेगी, आपको एक तो इस बात को एक्सेप्ट करना है, इसको सब पता है, इसको सारा एक्सपोजर है, ये सब देख रहा है, इसको सब पता है, वो आपके सामने एक्टिंग कर रहा है, आप उसके सामने एक्टिंग कर रहे हो, और फिर एक वक्त आएगा कि ये टड़ाक करके टूट जाएगा ये पूरा रिलेशनशिप। फिर पोलाइटनेस, कर्टेसी, अदब, ये रह बचेगा इसमें। ये अगर बच बच गया तो भी बड़ी अगर बात बच है। गया तो, वो भी अगर वो कन्फॉर्मिस्ट है बेचारा, अगर रेबेल हुआ तो वो भी गया। हुँ। कहने का मकसद क्या? इंपॉर्टेंट सवाल, कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढेंगे, ये है ना इंपॉर्टेंट। आप किससे, यार मैं अपना अगेन मैं अपने किस्से सुनाता रहता हूँ तज़ीन, मैंने आपको सुनाया होगा, मैं टॉयज़ आर अस में जब लंदन में काम करता था तो तज़ीन हफ्ते में एक दिन ना एक हमारा बंगाली भाई वहाँ काम करने आता था, वो पूरा गोरों का इलाका था, सारे गोरे थे दुकान में, शायद फ्राइडे को आता था वो, और यकीन करो तज़ीन मैं उसका इतना बेसब्री से इंतज़ार करता था, क्योंकि जब वो आता था ना मैं उससे उर्दू में बात कर लेता था, वो टूटी-फूटी उर्दू हिंदी उसको आती थी, तो वो बंगाली मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था उस 6 महीने के लिए, क्योंकि रिलेटेबिलिटी थी, कॉमन ग्राउंड था। ये रिलेटिव होता है कॉमन ग्राउंड, ये चेंज हो जाता है, ये कहीं जितना बढ़ता रहेगा उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जितना ये खत्म होता चले जाएगा उतनी खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे का खून का रिश्ता आपका एक कॉमन ग्राउंड है, लेकिन वो उस चीज को महसूस नहीं करेगा एवरीडे, आपको और कॉमन ग्राउंड, उसके लिए उसके समझ में नहीं आता ये खून के रिश्ते, वो रवैयों पे अंदर कॉमन ग्राउंड ढूंढता है। आप कॉमन ग्राउंड कैसे बनाएंगे? जब तक आप कॉमन ग्राउंड नहीं बनाएंगे
बात नहीं होगी। अब सवाल ये हो गया, आजकल बच्चों पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। मैं बापों को जानता हूँ, माओं को जानता हूँ, ना इंस्टाग्राम पे, ना टिकटॉक पे, ना स्नैपचैट पे, ना रेडिट पे, कुछ नहीं पता उनको। अरे छोड़े, फेसबुक पे भी नहीं है बाज़ तो। फेसबुक पे भी नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है। फेसबुक पे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन खैर को वहाँ पे हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं है। उन्हें नहीं पता नेटफ्लिक्स पे कौन सी नई सीरीज़ आ रही है, उनको नहीं पता टेलर स्विफ्ट कितना बड़ा फिनोमेनन है, उनको नहीं पता के पॉप क्या है। उनको इस तरह की किसी चीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं है। उनको नहीं पता एंड्रयू टेट कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, और एंड्रयू टेट के जो लोकल डिसाइपल्स हैं, जो लोकल वर्जन्स हैं, वो कितना बड़ा वर्जन है, और ये क्यों हो रहा है, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा होता है। ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी अचानक मेकअप क्यों करने लगी? मेरी बहनें तो मेकअप नहीं करती थी। अब वो इस बात से जल रहा है, इस बात से कुड़ रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। यार 16 साल की, 17 साल की, यार मेरी बहन तो बेचारी शादी-शुदी यूनिवर्सिटी जाती थी। मेरी अम्मा ने भी कभी वो मेकअप नहीं किया जो ये तो शादी-वादी के बाद लड़कियां करती थी। अभी 17 साल की बच्ची कर रही है। यार मेरी बच्ची तो यार इसकी उसकी बेटी ने बाल कटवा लिए। यार उसके बेटे ने व्हिप करता हुआ देख लिया। ये सारी हम हैं हक्का-बक्का हैं हम। हम बैठे हुए, हाँ, एलिस इन वंडरलैंड हुए हुए हम। अच्छा, जहाँ पर एक इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, वहीं पे एक कनेक्शन के बहुत सारे मौके भी हैं मौजूद। हम ऑल इन ऑल ये कह के कि क्योंकि इतना एक्सपोज़र है और ओवर स्टिमुलेशन है और ये सब कुछ है, तो ये तो ऐसे ही होगा और ये तो ऐसे ही करेंगे, हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि कनेक्शन के बहुत से चांसेस हमें मिल रहे होते हैं। हम बच्चों से डायरेक्ट भी बात करते हैं। एक बहुत मज़े की चीज़ होती है कि आप बच्चों के दोस्तों से भी बात कर सकते हैं। आप उन और वो भी बड़े मज़े से बात करती हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि और आपके बच्चे उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। आप उनके गिर्द एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट, एक पॉज़िटिव लोगों का एक सर्कल क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? आपकी ज़िंदगी में ये आपकी प्रेफ़रेंस में क्यों नहीं रहा कि आप अपने इर्द-गिर्द एक ऐसा माहौल बनाएँ, जहाँ पर आप और आपके बच्चे जो हैं, वो अच्छी तरह से थ्राइव कर सकें? क्योंकि ये भी एक, क्योंकि अगेन वही एक नफ़सा-नफ़सी का जो दौर है ना, अब तो हाल ऐसा हो गया है कि जॉइंट फैमिली में भी काफ़ी न्यूक्लियर किस्म की फैमिलीज़ में, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज़ में ना हर एक का दादा-दादी का एक रोल होता था, चचा होते थे, मामू होते थे, फूप्पी, खाला। अगर माँ-बाप सर्टेन चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे होते थे, तो या सर्टेन चीज़ों का उनको एक्सपोज़र नहीं होता था, अलाउ तो चले बदतमीज़ी में आ जाए कि माँ-बाप ने मना किया और किसी और ने कर दिया। लेकिन अगर माँ-बाप को किसी चीज़ का एक्सपोज़र नहीं था और फलाँ चाचू को उस चीज़ का एक्सपोज़र था, तो भई जाओ जाके चाचू से बात कर लो, ही विल गाइड यू विद इट। अब ऐसा हो गया है कि ये जो मेंटोरशिप और ये जो एक्सटर्नल जो आप कहते हैं ना कि इसको थोड़ा-सा डेलीगेट कर देते हैं आप टास्क को, तो वो भी मौक़े बिल्कुल ख़त्म हो गए। अगर आप जॉइंट फैमिली की जो पॉलिटिक्स है, टॉक्सिसिटी है, उसके साथ तो आप वहाँ रह रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको जो उससे पॉज़िटिविटी लेनी चाहिए थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ टॉक्सिसिटी है। हाँ, क्योंकि अब वही अगेन दोबारा वही बोलते हैं, एक ही ढोल बार-बार पीट-पीट के भी थोड़ा कि वही कैपिटलिज़्म का मसला है कि एवरीवन वही अपने उसके अंदर चला गया कि बस नफ़्सा-नफ़सी है, इट्स मी, मेरे बारे में मेरी राइज ऑफ द मेरी सेल्फ, फैमिली, राइज ऑफ द मेरी सेल्फ। फैमिली, मेरे बच्चे नहीं है। सो यू हैव टू क्रिएट अ सोसाइटी अराउंड योर चाइल्ड एज़ वेल, कि आपको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते। कुछ हो सकता है आपका दोस्त आपके बच्चे के लिए अच्छा कर सकता हो और उसके बच्चे के लिए हो सकता है आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो ये जो गिव एंड टेक का ये वाला जो एक कैसे एलिमेंट है, करेंगे आप अच्छा? इसको भी करने की ज़रूरत है। अगेन आपको वही अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं सिस्टम में तज़ीम। मेरा आपसे बार-बार, मैं जहां आपको लेके जा रहा हूं, आप कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं बच्चों की इकोसिस्टम में। आपकी और उनकी कोई चीज ओवरलैप ही नहीं कर रही है। आप कोई वैल्यू ना, आप एंटरटेनमेंट वैल्यू तो ऐड कर दें। मैं कहता हूं भाई आप कोई आप उनकी तरह वो हाँ, पढ़ तो दो, मतलब कोई आप जो कोई है वो अपने एंटरटेनमेंट घर के वैल्यू सारे ऐड कर बच्चों के दो। लिए जो है एक कोई टूर्नामेंट रखवा यार वो दीजिए। हमारे एक दोस्त हैं, वजाहत भाई। यार उनका बड़ा जबरदस्त है। वो अपने ना खानदान के सारे बच्चों का साल में 2 दफा जमा करते हैं और एक एडवेंचर हट वो बचा, और वो प्रॉपर एक ना बनाते हैं मोहल्ले के अंदर, क्लूज रखते हैं और सारे खानदान के बच्चों को इकट्ठा करते हैं। वो एक एक्टिविटी करते हैं। मैं कह रहा हूं आप कुछ नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट वैल्यू तो ऐड कर सकते हैं, तफरी तो कर लो यार। ये बहुत हैवी लग रहा है आपको, माहौल बनाना, मेंटोरशिप। कांट यू हैव फन विद योर चिल्ड्रन?
अभी आप पिछले दिनों से एक 1000 पीस पजल सॉल्व कर रही हैं, मैं बड़ा एनवी कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे दिमाग में तो इतना फोकस ही नहीं है। अब आप और हनीन बैठ के घंटों लगे रहते हैं। ब्रिलियंट बॉन्डिंग, ब्रिलियंट बॉन्डिंग, क्योंकि आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया। एक आपने भी एक्टिविटी ढूंढी जिसमें आप मिल के कोई काम कर रहे हैं। वो पजल मेरे जहन में अभी वही आ रहा है, वो पजल हो सकता है, वो कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देखना हो सकती है, वो पैडल खेलना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए Just have fun with your kids. बीइंग अ मुस्लिम, आपकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत मल्टी फोल्ड है। आप इस एक शेल में रह के कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ कह नहीं सकती, क्योंकि आप पर ना सिर्फ आपके बच्चों की, आपके इर्द गिर्द के बच्चों की, आपके मुल्क के बच्चों की, हर एक की जिम्मेदारी, जहाँ जहाँ आप जितनी आपकी इस्तात है उसे बोल सकते हैं या कह सकते हैं या कर सकते हैं, आपके ऊपर उन सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है इंसानियत की भलाई के लिए। आप वो बच्चों को ही नहीं भलाई पहुंच रही। आप अपने आप को ही नहीं भलाई पहुंच रही है, तो फिर बच्चे और वो कहाँ हैं? सो ये वी रियली रियली नीड टू अप आवर गेम, कि हमें ये इससे निकलना पड़ेगा। ये बात सिर्फ मेरे सेल्फ की नहीं हो रह गई है, ये बात सिर्फ मेरे बच्चे की नहीं रह गई है, ये पूरी सोसाइटी की बात है। क्योंकि अगर हर कोई ये सोचेगा माँ ज़माना ख़राब है और तकिए के अंदर मुंह दबाकर लेट जाएगा, तो फिर तो ये ऐसे ही रहेगा। तज़ीन, इतनी ज़बरदस्त बात मुझे याद आ गई, रिलेटेबिलिटी और कॉमन ग्राउंड की। यार मैं यही कहता हूँ ना, जिस अच्छाई के रास्ते पे चलो उसकी मेराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते हैं। मुझे एग्जाम्पल के जहन में आ गई। एक छोटे सहाबी थे 7-8 साल के, अल्लाह के नबी उनके घर गए। अब मुझे ये याद नहीं है कि उनके घर इसी मकसद से लेकिन मुझे वाक़या याद है, अल्लाह कहीं वेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह के नबी घर गए, उनको कहीं से खबर मिली कि उस बच्चे का तोता मर गया, इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी ने जाके उस बच्चे से ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर या ग़ुलामी के हकूक़ के ऊपर या कुरान की आयत के ऊपर डिस्कस नहीं किया। अल्लाह के नबी ने उसे बच्चे को पूछा, तुम्हारा तोता कहाँ गया? मर गया। उस पे अफ़सोस का इज़हार किया। He knew, उनको पता था मुझे ये बच्चा मोहब्बत, यार अब ये वाली बात हो गई ना, ये बच्चा मोहब्बत करता है इस तोते से, तो मैं जब उस तोते के लिए मोहब्बत का इजहार करूंगा तो ये मुझसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के नबी का तो वो वाकया तो आपने पढ़ा ही है कुरान में कि जब उम्महातुल मोमिनीन की वजह से शहद खाना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इसमें भी एग्जाम्पल सेट की हुई है आपके लिए कि जिनसे प्यार करते हो उनकी खातिर अपने आप को बदलो यार। मतलब दिस इज ये सुन्नत है, इसको सुन्नत समझ के कर ले कि अपने बच्चों के लिए अपने गेम को बदलना सुन्नत है। ये कोई ऐसा सवाब का काम है, ये गलत नहीं है, सवाब का काम है। आप ये नहीं करेंगे, आपके रास्ते अलग होते चले जाएंगे। आज वो 7 साल का है, इस रास्ते में इतना सा फर्क है, लेकिन जब इस 10 डिग्रीज के फ़र्क को और 5 डिग्रीज के फ़र्क को आप 20 साल 25 साल आगे लेके जाएंगे तो ये एक ऐसा खलीज बन जाएगा जिसको आप पाट नहीं सकेंगे। एंड यू विल बी अलोन एंड मिजरेबल इन योर ओल्ड एज। आपके पास सिवाय इन रिग्रेट्स के, अगर आप अक्लमंद हुए तो शायद रिग्रेट्स हो, वरना अगर आप इतने ही बेवकूफ़ रहे जितने आप आज हैं तो आपके पास सिर्फ बिटरनेस होगी, कड़वाहट होगी और गुस्सा होगा और एक कन्फ्यूजन होगा दिमाग में, मेरे साथ मैंने तो सब ठीक किया था, मैंने तो सब ठीक किया था। अगर मैं आज की पॉडकास्ट को जो है सम अप करने की कोशिश करूँ तो इसमें हमने 2 मेजर चीज़ों के बारे में बात की। सबसे पहली बात हमने की कि वैल्यूज़ की, जो कि ज़माने के साथ बदलती रहती हैं और हमें उनके बदल जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें भी उनके साथ बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप जो है थोड़ा-सा झुक जाएँ या फिर अपने तरीक़ों को जो है वो ऑल्टर कर लें। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके ऊपर ना सिर्फ़ आपके अपने बच्चे की, बल्कि आपके माशरे में और आपके मुल्क में जो दूसरे बच्चे हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी है और आपको बहैसियत मुसलमान इसके बारे में भी काम करना चाहिए। दूसरी बात हमने की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि कॉमन ग्राउंड्स के बारे में बात करना। ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन हो आपके और आपके बच्चे के बीच में।
आपको चाहे वो उनके साथ कोई गेम्स खेलने की बात हो, उनके साथ कम्युनिकेट करने की बात हो, कोई डिस्कशन करने की बात हो, या फिर कुछ खाने-पीने की ही बात क्यों ना हो, आपको उनके साथ वो कॉमन ग्राउंड्स ढूँढने पड़ेंगे। आपको उनसे भी बात करनी होगी, आपको उनके दोस्तों से भी बात करनी होगी, आपको वो जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी नॉलेज भी गेन करनी होगी। तभी जाकर जो है वो आपका एक अच्छा और मज़बूत रिश्ता जो है वो बन पाएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह के कॉमन ग्राउंड्स को रीच करने के लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? क्या कोई स्पेशल कॉफ़ी शॉप है जहाँ आप जाते हैं, या आजकल का ट्रेंडी माचा है वो पीते हैं, पीने की कोशिश की, और या आप क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। और हमारी Matcha is terrible, by the way. I'm sorry. विल टॉक अबाउट दैट लेटर, इट्स डिबेटेबल। लेकिन आप ज़रूर हमें बताइएगा, और हमारे पॉडकास्ट को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।